देखिए, अब ध्यान दीजिए, एलपीजी का क्या मतलब होता है? एलपीजी का दो मतलब है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है और एक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपको क्या लगता है इस पूरे समाज में ज्यादातर लोग एलपीजी मतलब क्या समझते होंगे? गैस सिलेंडर वाला। इसलिए आप उनसे अलग हैं, इसलिए आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आप यहाँ एलपीजी मतलब ये समझते हो कि उस एलपीजी का बहुत यूज नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में। तो एलपीजी का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बताएंगे, सोशल इश्यू भी हम ही पढ़ाएंगे आपको, सामाजिक मुद्दा हम ही पढ़ाएंगे आपको। जीएस फर्स्ट पेपर का पार्ट है ना सोशल इश्यू। तो आपका आईएएस प्रीलिम्स हो जाए तो हम जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल यहाँ स्टार्ट करेंगे तो उसका जीएस सेकंड पेपर ही सोशल इश्यू है ना भाई? देखिए, हर ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, एक पेपर हुआ थॉट वाला, एक पेपर हुआ उसका एप्लीकेशन। इकोनॉमिक्स का थॉट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है जहाँ बहुत सारे अर्थशास्त्री पढ़ते हैं, और उसका अप्लाइड इकोनॉमी है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड पेपर ही तो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं आप। तो जीएस थर्ड पेपर का एक पार्ट है। तो अगर आप सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर पढ़ लें जो सोशल इशू है, तो वही तो आपके जीएस फर्स्ट का पार्ट है, सोसाइटी। समझ में आया? और हम अभी से बता दे रहे हैं कि जीएस फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे तो सोशल इशू से 8 सवाल कम से कम हर साल आते हैं। इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो जब हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास यहाँ शुरू करेंगे तो वो सेकंड पेपर में सोसाइटी से शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग सोसाइटी वहाँ कवर कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जीएस फर्स्ट पेपर का एक बड़ा खंड कवर हो जाएगा, और उसमें भी यही कार्यक्रम होगा कि हम डिस्कस करेंगे, आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग हो जाएगी। देखो, हम करवा तो सब देंगे, आप कहाँ तक चलते हैं हमारे साथ ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? देखिए, आपके पापा ने आपको सब कुछ करवा के दे दिया है, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, संस्कार दे दिए, सब दे दिए ना। अब आप कितना उनके किए गए चीज़ों को पे ऑफ कर पाते हैं, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर है? तो देखिए, हम तो आपके लिए सब कुछ कर देंगे, हम फिर बार बार कह रहे हैं, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको कुछ दिन बाद इतनी जकड़न महसूस होगी कि आप अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमा के भागना चाहेंगे, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। यही तो चाहते हैं ना आप। लेकिन ये कहने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो हम बार बार कह रहे हैं, आपको बोरियत होगी, टेंशन होगी, आप वहीं टिके रहिएगा। ठीक है? आइए, तो जैसे उन्होंने कहा कि जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो भूमंडलीकरण हो जाता है। भूमंडलीकरण हो, वैश्वीकरण हो, ग्लोबलाइजेशन हो, वो सब एक ही शब्द का पार्ट है, कुछ कुछ अंतर है, वो हम आपको समझाएंगे। तो पहली बात तो हमने कहा कि एलपीजी भारत की योजना का पार्ट है, योजना का भाग है, क्योंकि एलपीजी भी अपने आप में एक योजना है, एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है, और कहीं ना कहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए प्रकार का संस्करण है, एक नया संस्करण है, ये एक एडिशन है। और रीजन क्या है इसके आने का? रीजंस, इसका रीजंस है कि भारत में आया हुआ आर्थिक संकट। भारत सरकार ने तब तब कुछ नया नया अपनाया होगा जब जब कुछ नया नया संकट आया होगा। आप नई योजनाएं तभी अपनाते हैं अपने जीवन में जब आप पुरानी योजनाओं से या तो बिल्कुल ऊब चुके हैं या वो आपके लिए संकट का कारण बन गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 के पहले आज़ाद नहीं हुई थी। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, अर्थव्यवस्था आज़ाद नहीं हुई, याद रखिएगा। तो जब कोई आपसे पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था कब आज़ाद हुई, तो कहिएगा 1991 में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आज़ादी 1991 है और भारत की आज़ादी 1947 है। यानी अब आप ऐसे समझिए
कि जब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौर में हैं, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से 1997, और उसके पहले भारत में छा गया आर्थिक संकट। आर्थिक संकट, और इस आर्थिक संकट के पीछे के कारण क्या थे? अगर आप किसी संकट में आ रहे हैं तो संकट के पीछे के कारण होंगे। आप किसी भी संकट में आ रहे हैं, आपने कहा अरे सर पैसा खत्म हो गया, आज क्या तारीख है? आज भी 22 तारीख है और महीना पूरा भी 8 दिन बाकी है। हमने कहा अरे ऐसा तुमने क्या कर दिया, पैसा क्यों खत्म हो गया? तो हमने कहा अरे थोड़ा चले गए थे पार्टी, फिर अरे थोड़ा मूवी देखने चले गए, थोड़ा ये देखने चले गए, जरा 5,000 दे दे तो काम हमारा बन जाता। अगर आपको 5,000 मांगना पड़ रहा है और आपका जो मासिक खर्च 10,000 था, इसका मतलब आप 15,000 के आ जाएंगे। तो रीजन मिला ना, क्या हुआ, क्यों संकट में आप आए। और जब हम लोग संकट शब्द की बात करते हैं तो इसका संबंध सिर्फ आर्थिक से है। तो 1947 से लेकर के 1990 तक भारत पूरी तरीके से क्या कर रहा था? जनता के लिए कल्याण कर रहा था। कल्याण, और कल्याण किसे कहते हैं? जनता के लिए कल्याण से तो मतलब क्या है? जनता को खुश करना। किसी को खुश आप कैसे कर पाएंगे? कुछ दे के, वही फ्री में। यानी कल्याण का मतलब सब कुछ निःशुल्क, और निःशुल्क का मतलब आपकी संतुष्टि का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है। जैसे भंडारा लिखने में जा रहा था, मुखर्जी नगर में चलने वाला भंडारा, कहीं भंडारा चले अभी नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, कहीं भी, तो आपकी संतुष्टि का स्तर स्वतः ऊपर हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है चलो आज तो ऐसे ही मिल जाएगा कुछ भी। यानी कल्याण निःशुल्क और संतुष्टि के स्तर को ऊपर कर देता है। तो 1947 से लेकर के 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी ही चल रही थी। हालांकि 1-2 बार प्रयास हुआ कुछ ऐसा किया जाए, मगर लोग माने नहीं, क्योंकि लोग हमेशा याद करते थे हे राम। हे राम किसके मुंह से निकला था? महात्मा गांधी के नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी। एमके जी ये सोचते थे और ये सोच के मरे भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वभाव हो जाए वो कल्याण वाला हो जाए। वो राम राज्य की स्थापना चाहते थे, और राम राज्य मतलब समाजवाद। और राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य को थोड़ा समझिए आप। राम राज्य मतलब ये हुआ कि एक ऐसा राजा जो अपनी जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए, जनता की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी पत्नी को घर निकाला कर देता है। क्यों घर से निकाल दिया? ये तो है राम राज्य। भाई कहानी आपको पता है, राम ने एक धोबी के कहने पर सीता के चरित्र पर शक किया, शायद शक नहीं किया, लेकिन धोबी को संतुष्ट करने के लिए उसने सीता जैसी पवित्र आत्मा को घर से बाहर कर दिया। जबकि सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। सीता ने कहा अगर मेरे चरित्र में दाग होगा तो फिर धरती नहीं फटेगी, और अगर मैं चरित्रवान होंगी तो धरती फट जाएगी और मैं अपनी माँ की गोद में समा जाऊंगी, क्योंकि वो जनक पुत्री थी ना, पृथ्वी गोद से जन्म हुआ था ना सीता का, पता है कि नहीं आप लोगों को? तो ऐसे ही राम राज्य की संकल्पना थी गांधी जी की, कि जनता के लिए राजा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। अब थोड़ा सा बियॉन्ड द सिलेबस है, फिर राम एक कैसे राजा थे? आदर्श शब्द हटा दीजिए अभी, अब आप अपने दिमाग सोचिए, राम कैसे राजा थे? क्या राम एक बुद्धिमान राजा थे, या राम एक प्रकार से थोड़ा सा इलॉजिकल, बेवकूफ़ तो मैं नहीं कह सकता, हाँ आप हाँ भावनात्मक राजा थे? कैसे राजा थे? भावनात्मक थे। अगर आप किसी के कहने पर अपने बेस्ट फ्रेंड पर शक करने लगे, आपकी बात कह रहा हूँ, उसे रिश्ता तोड़ दें और बाद में पता चले कि नहीं वो तो जो हमें कान में भरा था हमारे वो गड़बड़ था, तब तो आपने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया। राम राज्य का मतलब है क्या? राम राज्य का यही मतलब है कि जनता के लिए सब कुछ कर गुजर जिए। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, 2 बेटों को छोड़ दिया, लौकुश को तो युद्ध लड़ना पड़ा, राम से लड़ना पड़ा कि नहीं? ये भी जनता के लिए था। और गांधी जी ऐसा राम राज्य देके गए थे भारत को, चाहते थे कि सब कुछ एकदम फ्री हो जाए, जनता समाज हो जाए, समाज। और हमने कल बताया था कि समाज का मतलब होता क्या है? जो आज के दिन समान हो, और असंभव है समधन आज। आपको लगता है आज के दिन सब समान हैं? चलिए अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं 1990 के पहले की, जब हम लोग आर्थिक गुलामी में हैं। क्यों आर्थिक गुलामी में कह रहे हैं? क्योंकि हम सुई से लेकर जहाज तक सब अमेरिका से मंगा रहे हैं, विदेशों से आयात कर रहे हैं।
हमारे पास नोट छापने की स्याही तक नहीं बन पाती थी, हम फ्रांस से मंगाते थे। हमारे पास सुई, क्यों कहा गया सुई से लेके जहाज तक, क्योंकि सुई का स्टील भी हम नहीं बना पाते थे, जर्मनी से मंगाते थे। यानी हम एक झूठ मूठ का आज़ाद हो गए थे। और जो झूठ मूठ का आज़ाद हुए 1947 में, और उस आज़ादी की खुशी सिर्फ हमें कहाँ मिली, 1965 में आबादी के रूप में। 1947 में 27 करोड़ की आबादी थी भारत में, 1965 में लगभग 60 करोड़ हो गए हम। और आज पूरे भारत में एक भारत नहीं है, आज पूरे भारत में लगभग 5 भारत है। 1947 से लेकर के आज 2025 तक 5 भारत है। और 27 करोड़ तब थे, 150 करोड़ आज हैं। अगर 30 करोड़ मान लें तो 30 गुणे 5, 150 करोड़ हो गए। और 1990 तक जाते जाते हम लगभग मान के चलिए 1 अरब थे। 90 तक 1 अरब की आबादी हमारी रही होगी। और पिछले 35 साल से, हाँ, और पिछले 35 साल में हम 50 करोड़ हुए हैं। यानी हम आज़ाद हुए, लेकिन हम कई सारे क्षेत्रों में गुलाम रह गए। जैसे हम पढ़ाई में, शिक्षा के मामले में गुलाम रह गए, क्योंकि हमने गुलामी पद्धति को अपनाया। हमने मैकाले शिक्षा को बढ़ाया है, आप इतिहास पढ़ ही रहे हैं, अभी भी वही चल रहा है मैकाले शिक्षा। तो अभी भी हम गुलाम रह गए। क्यों? हम जीडीपी को लेके गुलाम रह गए। अर्थशास्त्री प्रोफेसर कृष्णा ने बता ही दिया कि हमारी ग्रोथ कैसी रह गई, हिंदू रह गई, हिंदू ग्रोथ रह गए, क्योंकि हम दकियानूसी रह गए, हम टुटकेबाज रह गए, हमको नज़र बहुत लगती है। क्यों? ये सब वाली अर्थव्यवस्था हमारे साथ रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1990 के पहले पहले भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का गला घोंट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राम राज्य स्थापित करना था। अब यहाँ से आप तय करिए कि ऐसा राजा जो किसी धोबी के कहने पर या जनता की खुशी के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, भविष्य में लोग क्या कहेंगे, हम आदर्शवादी नहीं कहलाएंगे, अपनी जीवन संगनी को घर से बाहर निकाल दे, तो ऐसा शासन किस काम का है? अब उसी की तुलना में आज अमेरिका को देखिए। अमेरिका ने तो ऐसे ऐसे राष्ट्रपति दिए जिनकी 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड थी। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हुई हैं। एक और राष्ट्रपति आया था, उसका नाम था बिल क्लिंटन। आप कभी नेट पे डालिएगा बिल क्लिंटन एंड मोनिका लेविंस्की केस। सवाल बहुत छोटे रहे होंगे, शायद पता नहीं किसी का जन्म भी हुआ था कि नहीं। मैं 1997, 1998 की बात कर रहा हूँ। तो फिर भारत ने हमेशा ये माना कि हम चरित्र से समृद्धि का निर्माण करते हैं। ये भारत की सोच है। भारत ने माना है कि अगर हम चरित्रवान है तब हम ग्रोथ हासिल करेंगे। अभी भी लोग मानते हैं। अमेरिका ने ये माना कि चरित्र का जीडीपी से कोई रिलेशन नहीं, और ये बात सच है। अब एक छोटा व्यवहारिक उदाहरण ले रहा हूं, समाज का उदाहरण ले रहा हूं। एक व्यक्ति के अगर 3-4 अफेयर्स हैं तो इससे क्या साबित होगा? वो कंगाल हो जाएगा। अफेयर्स अलग चीज है और जीडीपी अलग चीज है। अगर वह व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड है, बहुत स्किल्ड है अपने काम में, तो अपनी जीडीपी को बनाए रखेगा और फिर अपने अफेयर्स को मेंटेन करेगा। एलन मस्क का स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको। यानी अरे अमर सेन ने तो 7 शादियां की हैं, अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं ये सब कहीं से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। ये बात समझिए, मैं आपको जो संस्कारी अर्थव्यवस्था है उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था कोई संस्कारी नहीं होती है, ना अर्थव्यवस्था कोई फैशनेबल होती है। अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक धर्म है, उत्पादन को चरम स्तर पर ले जाना। अब वो चारित्रिक उत्पादन है या गैर चारित्रिक उत्पादन है, ये अलग मैटर है। जैसे एक आदमी चाय दुकान खोला है, बदनाम चाय, सुने होंगे, बदनाम चाय वाला। उसी बगल एक ने दुकान खोली चरित्रवान चाय वाला। तो मतलब ये हुआ ना, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था आजाद हुई तो हमने आदर्श किसको बनाया? राम को। और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो। और जब हम किसी के शब्द के आगे मर्यादा लगाते हैं, किसी के आगे मर्यादा लगा दिए, इसका मतलब वह व्यक्ति कुछ भी हो लेकिन चरित्र में नंबर 1 है कि नहीं? मर्यादा सबके आगे नहीं लगता है। और पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम। राम का ज्ञान और रावण का ज्ञान दोनों शायद तुलना नहीं कर सकते। रावण ज्ञान बहुत ज्यादा था, राम के पास कुछ था ही नहीं। सोने की लंका थी रावण के पास, सेना भयंकर थी, जादुई था, मर ही नहीं सकता था।
रावण के पास बहुत कुछ था, राम के पास तुलना में कुछ भी नहीं था, लेकिन राम के पास क्या था जो रावण के पास नहीं था? चरित्र। इसे लिखा गया चरितमानस, है ना, रामचरितमानस, राम का चरित्र। और हमने देखिए उसी को आदर्श बनाया। आज भी तो लोग क्या कहते हैं, अरे मेरा बड़ा लड़का राम जैसा है। अब थोड़ा सा आप लोग अधूरा पढ़ते हैं। अगर राम ने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई तो सीता के पास भी तो मौका था कि राम के चरित्र पर उंगली उठा सके। भाई अगर सीता को किडनैप किया रावण ने तो सीता वहां रावण के पास थी अकेले, राम भी तो अकेले थे। और सूर्पणखा से तो फिर चल ही रहा था। हैं? अरे मैं कहता हूँ भैया, अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को तमाचा मारा तो अभी तो कुछ रिलेशन डेवलप हुआ नहीं। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सीता इस बात को नहीं उठा सकती थी? उठा सकती थी भाई, अगर वो राजा थे तो वो रानी थी नहीं। अगर राम राजा थे अयोध्या के तो रानी कौन हुई? सीता हुई। हाँ, यही सोशल इश्यू पर आ रहे हैं। पितृ सत्तात्मक सोच आज की नहीं है। तो देखिए रामायण चली आ रही है, उस समय भी महिला नहीं बोल पाती थी, आज भी। तो समाज कहाँ बोलने दे रहा है? इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का बैकग्राउंड काफ़ी संस्कारी है। बात क्लियर हो गई? हमारी अर्थव्यवस्था बैकग्राउंड कैसा है? काफ़ी संस्कारी है।